हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सिलेबस का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि स्कूलों के अंदर सिलेबस कितना शॉर्ट होगा, कितना बड़ा होगा। तो बच्चों, जो भी प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध मिले, कोई भी आपको ऑनलाइन क्लास मिले, तो उसका अपने अध्ययन करते रहें, किताबों से पढ़ाई करते रहें, ताकि आने वाले समय में एक प्रकार से कोई भी प्रेशर क्रिएट ना हो, बिल्कुल भी। तो अपने इस चैनल के ऊपर जो बेसिक बायोलॉजी प्लेलिस्ट है, उसमें अपने टॉपिक चल रहा था कोशिका के बारे में। तो बच्चों, आज अपने कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, और कोशिका के बारे में पिछले जो 2 क्लासों के अंदर कोशिका की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके सिद्धांत, खोजकर्ताओं के नाम और उत्पत्ति के आधार पे कोशिका कितने प्रकार की होती है, वो सब अपने पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आज अपने पढ़ेंगे बच्चों कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं और किस तरीके से उनको पहचाना जा सकता है। उसके अलावा कोशिका किन भागों से मिलकर बनी होती है, उसका अपने अध्ययन करेंगे। और कोशिका संरचना के आधार पे कोशिका कितने प्रकार की होती है, वो भी आज अपने पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों कोशिका के बारे में। कोशिका मुख्य रूप से जिन 2 पदार्थों से मिलकर बनी होती है, यानी इसमें जो 2 मुख्य भाग होते हैं, उनमें होती है झिल्लियाँ। क्या होती है बच्चों? झिल्लियाँ, यानी कि मेम्ब्रेन्स। और होता है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। झिल्लियाँ यानी कि मेम्ब्रेन, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका के अंदर, जिसको बोलते हैं अपने कोशिका झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक को बोलते हैं अपने कोशिका भित्ति, जो सेलों से बनी होती है। किसके अंदर? पादप कोशिका के अंदर। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। लिपिड प्लस प्रोटीन से इसका निर्माण होता है, जबकि इसका निर्माण होता है सेलोज से, हेमिसेलोज से, पैक्टिन से। ये कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? कोशिका भित्ति का। ठीक है बच्चों। उसके बाद अपने बात करें जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म में शामिल होते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और साथ में कोशिका द्रव्य, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये 2 भाग मिलके निर्माण करते हैं जीवद्रव्य का, और जीवद्रव्य पार्ट होता है किसका? कोशिका का, यानी कि सेल का। उसके बाद अपने बात करें कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको नेगलेक्ट कर दे तो केंद्रक को छोड़कर, किसको छोड़ के? केंद्रक को छोड़कर। केंद्रक को छोड़कर कोशिका के शेष भाग को कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। शेष भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर शामिल होते हैं कोशिकांग। क्या शामिल होते हैं बच्चों? कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन्स। और सेल ऑर्गन्स की बात की जाए तो ये मेम्ब्रेन यानी कि लेयर के हिसाब से, परत के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि कौन कौन से किस परत के अनुसार कौन कौन सी परत उसके ऊपर है, उसके हिसाब से अपने 3 पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट द्विपरत युक्त, यानी कि डबल मेम्ब्रेन, और एक एकल परत युक्त, जिसको बोलते हैं अपने सिंगल मेम्ब्रेन, और एक परतहीन
यानी कि मेम्ब्रेन लेस, जिसपे कोई भी किसी प्रकार की परत नहीं पाई जाती। तो देखते हैं द्विपरत वाले कौन कौन से हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल लेयर वाला यानी कि द्विपरत वाला दोहरे आवरण वाला कोशिकांग होता है। उसके अलावा प्लास्टिड यानी कि हरितलवक जंतु कोशिका को छोड़ के ये पादप कोशिका में पाया जाता है। इस पे भी डबल लेयर पाई जाती है यानी कि द्विपरत पाई जाती है। उसके अलावा अपने बात करें तो केंद्रक, केंद्रक भी डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों द्विपरत वाले। अगर पूछा जाए कि द्विपरत वाले कोशिकाओं के बारे में बताइए तो आपको यही नाम लेने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। ठीक है, उसके अलावा अपने बात करें परतहीन वालों की, तो परतहीन के अंदर शामिल होते हैं राइबोसोम। कौन से होते हैं? राइबोसोम, जिस पे किसी प्रकार की कोई भी परत नहीं पाई जाती। केंद्रिका, केंद्रिका यानी कि केंद्रक का जो एक मुख्य भाग होता है उसके बीच में पाया जाता है, केंद्र के अंदर ही पाया जाता है, उसको बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, इस पे भी किसी प्रकार की कोई भी परत नहीं पाई जाती। उसके अलावा सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय, तारक काय पे भी किसी प्रकार की कोई भी परत नहीं पाई जाती। अब तक जो हमने द्विपरत वाले 3 इसके कोशिकांग पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, केंद्रक, इस पे डबल लेयर पाई जाती है। ये जो 3 कोशिकांग हैं राइबोसोम, केंद्रिका और तारक काय, इन पे किसी प्रकार की कोई भी परत नहीं पाई जाती, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन इस पे नहीं पाई जाती। अब अपने बात करते हैं बच्चों एकल परत वाले, जिस पे एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, एक ही आवरण पाया जाता है। जैसे ER, ER को बोलते हैं बच्चों अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है RER और एक होती है SER। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसका ER से नाम हो गया, और एक जो खुरदरी होती है, खुरदरी को बोलते हैं अंग्रेजी में रफ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होती है मुलायम यानी कि चिकनी, इसको बोलते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके 2 प्रकार हो गए। ठीक है, उसके अलावा अपने बात करें बच्चों गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इस पे भी एकल परत पाई जाती है। उसके अलावा सुसाइड बैग की बात करें तो लाइसोसोम, इस पे भी एकल परत पाई जाती है, यानी कि सिंगल लेयर पाई जाती है। उसके अलावा अपने बात करें रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, रिक्तिका जो जंतु कोशिका में तो छोटी छोटी होती है, और पादप कोशिका में थोड़ा अगर भंडारण करना होता है खनिज पदार्थों का, जल का, इसलिए इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। ये अपने जब अंतर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों द्विपरत वाले अगर पूछा जाए कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। एकल परत वाले कौन कौन से, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रिक्तिका, ये सिंगल लेयर वाले होते हैं। मेम्ब्रेन लेस यानी कि परतहीन वाले पूछा जाए तो राइबोसोम, केंद्रिका और तारक काय। ये अपने इसके कोशिकांगों के अलग अलग डिवाइडेशन है, किसके आधार पे, मेम्ब्रेन के हिसाब से, यानी कि परत के आधार पे। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग नोट डाउन करो, और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, तो बच्चों आगे अपने अध्ययन करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
एक होती है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, और एक होती है जंतु कोशिका यानी कि प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल। इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं जंतु कोशिका के बारे में कि जंतु कोशिका, एनिमल सेल, इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, प्रत्येक की संरचना किस प्रकार से होती है, वो अपने इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे और उसका जो विस्तार से अध्ययन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का अपना अंतिम टॉपिक यही होगा बच्चों। तो देखिए, आपको इस डायग्राम के अंदर पूरी तरीके से कलरफुल मैंने किया है ताकि अलग अलग पार्ट इसके आपके सही तरीके से इसकी पहचान हो जाए, आइडेंटिफाई आप लोग कर सकें। तो ऊपर आपको ग्रीन रंग की अंगुली संरचना दिखाई दे रही है, फिंगर टाइप की संरचना। ये जो संरचना होती है इसे बोलते हैं अपने सूक्ष्म अंकुर, यानी कि सूक्ष्म प्लस अंकुर, यानी कि एक प्रकार से अंगुली नुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है। और यही संरचना अगर पाचन तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो छोटी आंत के अंदर भी पाई जाती है। इसका विशेष काम ये होता है कि अवशोषण की जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल ये बढ़ा देती है। तो इसको बोलते हैं वैसे सूक्ष्म अंकुर या फिर माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है बच्चों। उसके बाद अपने थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ऑरेंज रंग की आपको एक संरचना दिखाई देगी। ठीक है, इस संरचना को कहा जाता है, ये जो संरचना होती है ये इसी का अंदर वाला भाग होती है, इसको कहते हैं अपने जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चों? जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर इसकी जो परत दिखाई दे रही है बाहर की तरफ, ये वाली परत जो इसका निर्माण करती है, जिसके अंदर जीव द्रव्य शामिल होता है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जो बनी होती है किससे? लाइपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन से। उसके बाद अपने बात करें तो आपको ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग की गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही होगी, जो इसके प्रत्येक भाग में पाई जाती है। अपने खाली यहाँ दिखाया है, इसको बोलते हैं रिक्तिकाएँ। क्या बोलते हैं बच्चों? रिक्तिकाएँ, यानी कि वैक्यूल्स। और ये पाई जाती है जंतु कोशिका में, इसका आकार छोटा छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में ये बड़े आकार की पाई जाती है। उत्सर्जी पदार्थ के जो इसमें एक प्रकार से स्त्रावण होता है, और जल खनिज लवणों का एक तरीके से इसमें संचयन होता है, यानी कि एकत्रित किया जाता है। इसमें टोनोप्लास्ट, इसमें एक प्रकार की परत पाई जाती है जो उसके चारों ओर होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये सिंगल लेयर वाले कोशिकांग होते हैं बच्चों। इसके बारे में अपने आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपने बात करें तो ये आपको हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, हालांकि यहाँ से क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये अंदर से इस प्रकार की दिखाई देती है, अंदर से आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि दो प्रकार के इसमें भाग होते हैं, जो जहाँ से ये क्रोमेट, ये जो रेसे होते हैं ये इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको रश्मि किरणें बोलते हैं, और इस पूरे भाग का नाम होता है तारक केंद्र या तारक काय। ठीक है, यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोबॉडी, तारक के अंदर तारक काय, इसी भाग को कहा जाता है। और गुणसूत्रीय संरचना के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अलग अलग फेज आएगी, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारी अवस्थाएं अपने सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे, कोशिका चक्र में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अपने वहाँ से विस्तार से अध्ययन करेंगे। टी बावेरी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसमें एक परत है, उसके बीच में आपको ऑरेंज कलर का भाग दिखाई देगा।
इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी कि लयन काय। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, जो एक प्रकार से इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं, इसका भी अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। उसके बाद इन सभी भागों की पहचान करते हुए अपने बढ़ते हैं आगे इस भाग की तरफ। डबल लेयर वाला एक कोशिकांग, जिसके अंदर आपको पीले रंग का ये वाला भाग दिखाई देगा, और इस तरीके से इसके अंदर छोटी छोटी अंगुली नुमा संरचना इसके अंदर भी बनती है, और इस अंगुली नुमा संरचना को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टी बोलते हैं। और इस भाग की पहचान करने पर नाम सामने आया है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको सूक्ष्म कणिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो वायवीय श्वसन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोश के श्वसन जिस भाग से होता है वो किस भाग से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग से होता है। ठीक है, तो ये वाला भाग हो चुका है। उसके बाद में अपने देखें तो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पिंक टाइप की पट्टी दिखाई दे रही है। इस भाग को कहा जाता है गोल्जी काय। क्या बोलते हैं बच्चों? गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी। यानी एक प्रकार से ये जो गोल्जी काय होती है, ये लाइसोसोम के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि लाइसोसोम एक समय ऐसा आता है कि जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो उस पूरे लाइसोसोम को नष्ट कर देते हैं। यानी इसलिए इसको लगभग कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं। विस्तार से अपने जाने ही जानेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? गोल्जी काय की होती है, गोल्जी बॉडी की होती है। उसके बाद ये प्रोटीन के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि प्रोटीन को किस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से नहीं जाना है। एक प्रकार से ट्रैफिक हवलदार की महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है गोल्जी काय। उसके बाद अपने बात करें तो बच्चों आपको ये इसके चारों ओर ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, जो लगभग दिखने में इस तरीके से होती है। इस तरीके से जो चारों ओर से जुड़ी होती है बीच वाले भाग से, केंद्रक से। ठीक है, तो इस संरचना को कहा जाता है अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी कि ER। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की होती है, एक होगी सॉफ्ट प्रकार की यानी कि SER, दूसरी होगी रफ प्रकार की यानी कि RER। ठीक है, उसके बाद इसी संरचना के ऊपर आपको सफ़ेद रंग की डॉट डॉट यानी कि बिंदु नुमा संरचना दिखाई दे रही होगी। इसको कहा जाता है राइबोसोम। क्या कहते हैं बच्चों? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, क्योंकि इन दोनों की बात की जाए जिसके ऊपर राइबोसोम होंगे वो होगा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SER यानी जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वसा के संश्लेषण में यानी कि वसा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे खास बात, एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो किससे जुड़ा होता है? केंद्रक से जुड़ा होता है, यानी केंद्रक से ये बिल्कुल जुड़ा होगा। द्विपरत वाला ये देखा जाए तो केंद्रक होता है, इसकी दूसरी परत से ये जो ER होते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है, ये जुड़ी होती है। उसके बाद अपने बात करें तो बीच वाला भाग ये केंद्रक द्रव्य होता है, लेकिन अपने यहाँ पे केंद्रक ही लिख लेते हैं क्योंकि ये पूरा भाग केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, डबल लेयर पाई जाती है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है भित्ति इसकी, ये केंद्रक झिल्ली होती है।
ये परत क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली। इसी परत से जुड़े होते हैं ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। फिर आपको अगर इसके अंदर और देखा जाए तो इस केंद्रक के अंदर छोटे छोटे धागे नुमा ये संरचनाएं दिखाई देगी। इसको कहा जाता है क्रोमेटिन रेशे। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमेटिन रेशे। ये क्रोमेटिन रेशे आगे जाके जब आपस में जुड़ते हैं ना, आपस में जुड़ेंगे तो ये इस प्रकार की संरचना बनाते हैं और इसी प्रकार की संरचना को कहा जाता है गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणसूत्र कहा जाता है। यानी कि केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, उसी आनुवांशिक पदार्थ में शामिल होते हैं गुणसूत्र। क्या शामिल होते हैं? गुणसूत्र। डीएनए भी इसी पदार्थ में पाया जाता है। और उसके बाद अपने बात करें तो आपको एक नीले रंग की संरचना दिखाई देगी इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर, और इस नीले रंग की संरचना को कहा जाता है केंद्रिका। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका इस भाग को कहा जाता है। ये इसके अंदर शामिल होती है और प्रोटीन बनाने में, हिस्टोन प्रोटीन बनाने में शामिल होती है। गुणसूत्रों की संरचना बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों ये सारे के सारे भाग जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ये कौन सी कोशिका के भाग है? जंतु कोशिका, यानी कि एनिमल सेल। आई होप आपको ये सारे के सारे भाग अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बार बार इस डायग्राम को बनाने का अभ्यास करें। बढ़िया तरीके से अभ्यास करोगे तो ये डायग्राम एक प्रकार से आपसे बनेगा। ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर वैसे भी एक रूल ही होता है, जैसे मैथ में होता है कि अगर सूत्र सही है तो उत्तर भी सही है, और वैसे ही बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? डायग्राम की होती है। यानी कि चित्र सही तो उत्तर सही। तो बच्चों आप ये नोट डाउन कर सकते हैं या फिर सबसे बेटर होगा कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब अपने बारी है दो क्वेश्चनों की जो अपने पिछली बार पूछे थे, नॉन और अननोन क्वेश्चन। तो देखते हैं कि नॉन क्वेश्चन क्या था। नॉन क्वेश्चन ये था कि कोशिका के किस भाग को, कोशिका के किस भाग को या किस कोशिकांग को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, यानी कि शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो उस कोशिकांग का नाम बताना है और इस पूरे डायग्राम के अंदर उसका नाम भी छुपा हुआ है और वो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह। यानी कि एक ग्लूकोज का जो अणु होगा वो 36 एटीपी जो ऊर्जा के अणु होते हैं उनका निर्माण करता है, और उनमें से लगभग 34 जो होते हैं, 34 एटीपी ऊर्जा अणु वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोश के श्वसन में सहायक होता है। क्रेब्स चक्कर इसमें शामिल होता है। ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी इसके अंदर ही शामिल होते हैं। विस्तार से अपने पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था अननोन क्वेश्चन, और वैसे भी ये बुक के अंदर कहीं ना कहीं तो लिखा ही होता है। तो वो था बच्चों एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको बतानी थी कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम आई होप आपने पता लगाया होगा। उसका पूरा नाम होता है बच्चों एडिनोसिन। ए का होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो अपने ग्लाइकोलाइसिस और ये क्रेब्स चक्कर होते हैं, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चेंज होते हैं जिसके कारण कोश के श्वसन में सहायता मिलती है। श्वसन एंजाइमों को एक प्रकार से एक्टिवेट होने में सहायता मिलती है। तो एटीपी का इनका अलग अलग नाम होता है। एडीपी का नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उससे थोड़ा और बढ़ के एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक आप लोग घर पे रहिए और अपने आप को सेफ रखें, घर वालों की आज्ञा का पालन करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।
टेक केयर।